भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण और गर्मपंथी चरण, उसके अंतर्गत बंगाल का विभाजन, बंगाल के विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन या जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, उसे देखा गया था। कैसे इस आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का कैसे प्रसार हुआ था, गर्मपंथी चरण की विचारधारा क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किन नवीन तत्वों का प्रवेश इस युग में हुआ था, इसे देखते हुए सूरत में हम लोग देखे थे। और सूरत फूट के बाद जो है किस तरीके से ब्रिटिश सरकार जो है रिप्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड सप्रेशन, मीन्स की राष्ट्रीय आंदोलन का बलपूर्वक दमन करना, विशेष करके गर्मपंथियों को टारगेट किया गया। नरमपंथियों से समझौतावादी रुख अपनाया गया। जैसे ही नरमपंथी समझौतावादी रुख अपनाते हैं, वैसे ही गर्मपंथियों के संपूर्ण दमन की नीति को, सप्रेशन, द कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट पॉलिसी वाज एडॉप्टेड। अब संपूर्ण दमन की नीति के तहत आप लोगों ने देखा था तिलक जी को अपना देश भी नसीब नहीं होता है। 1908 में 6 वर्ष के लिए वो मांडले जेल भेज दिए गए। लाला लाजपत राय को देश निकाला दिया गया, वो ब्रिटेन होते हुए अमेरिका चले गए। अरविंद घोष और विपिन चंद्र पॉल सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिए। और सूरत की फूट में जो नरमपंथी नेता कांग्रेस के रहते हैं, इन्होंने गर्मपंथियों को बहिष्कृत कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। तो कल की सारी चर्चा में हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे ही सूरत की फूट हुआ, वैसे ही अंग्रेजों के दमन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में एक शून्यता की स्थिति, पॉलिटिकल वैक्यूम जो है आ गया था। ठीक है, तो उन सारे पहलुओं को अब देखते हुए हम लोग आज आगे बढ़ा जाएगा। डाउट सेशन होने वाला, हाँ बताइए अगर कोई डाउट है तो। सैटरडे का दिन हम लोग डाउट सेशन के लिए रख सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो बताइए, फिर उसके बाद मुद्दे पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इज देयर एनी डाउट फ्रॉम योर एंड, देन you should immediate mention in the comment box. Right now I would try to address all your doubt. अरे डाउट भी बताइए भाई ना, डाउट क्लास मान लीजिए कि ये डाउट क्लास ही है। चलिए, अगर मैंने आपसे कहा था कि शनिवार को डाउट हम लोग लिया जाएगा, तो डाउट भी तो पता चलना चाहिए। आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं, याद नहीं हो पाता है, रिवीजन कैसे करें। अब काफी तेजी से आप लोग का आना शुरू हो गया। प्लासी का युद्ध समझाइए, प्लासी का युद्ध बेटा, जाइए वीडियो में, रिकॉर्डेड वीडियो में है, फिर से देखिए, एक बार फिर देखिए, सब सही हो जाएगा। चलिए, तो उत्तर लेखन पे मैंने किसी दिन एक डेडिकेटेड सेशन लिया हुआ था कि उत्तर लेखन कैसे किया जाता है। तो उसके अंतर्गत मैंने कहा था कि वो दौर बीत गया जो पहले का जमाना था ना, कि प्रस्तावना है, मेन बॉडी है और कंक्लूजन है, कुछ ऐसा ही पहले के जमाने में चलता था। यहाँ पर जो है, जो कह सकते हैं कि एक डायनेमिक आंसर राइटिंग, जब से शब्द सीमा 150 शब्द, 250 शब्द ऐसे होना शुरू हुआ है, सबसे बड़ा ही डायनेमिक वो चलता है आंसर राइटिंग का, जो कह सकते हैं कि एक मॉडल है। तो सबसे पहला तो खेल शुरू हो जाता है कि प्रश्न के अंत में कीवर्ड की समझ है कि नहीं। ये सब मैंने बकायदे आधा घंटा एक दिन किसी क्लास में चर्चा किया हूँ, तो किसी छात्र को अगर याद है तो आप लोग लेक्चर नंबर बता दीजिए कि किस वाले क्लास में किया गया था। मुझे लग रहा है एंग्लो फ्रेंच वॉर में शायद डिस्कस किया गया था, या जो है ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार, वहां पे कहीं पे भी एक सेगमेंट मैंने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आंसर राइटिंग का सबसे पहला पहलू क्या हो जाता है? सबसे पहला पहलू हो जाता है कि लास्ट में जो कीवर्ड है, डिस्कस है, कमेंट है, एनालाइज है, क्रिटिकली एनालाइज है, वहां पर आपकी समझ है कि नहीं है। अगला जो मुद्दा था, इतना तेजी से कमेंट आ रहा है कि मैं किसी एक को पढ़ना चाह रहा हूं, तब तक वो ऊपर निकल जा रहा है। यहाँ बहुत बड़ा आप लोग का संख्या जो है ना, संख्या बल बहुत ज्यादा है इस बैच में। पहले आंसर राइटिंग वाले पे हम लोग अब 4th या 5th लेक्चर में कर रहे हैं कि मैंने शायद आंसर राइटिंग बताया था। देखिए, जो कर ही नहीं करना है, ठीक है ना। कहीं से भी ये क्या पेशवा का मतलब क्या? पेशवा मतलब कि प्रधानमंत्री का पद होता था। पेशवा का मतलब जो राजा है, राजा का जो मुख्य मंत्रियों में सबसे प्रधानमंत्री होता था, तो वही प्रधानमंत्री को, ये तो पहले भी प्रश्न आप लोगों ने पूछा हुआ था, जैसे वजीर का पद मुगलों में होता था, जो शहंशाह थे, राजा थे, उनके सबसे बड़े मंत्री को वजीर कहा जाता था। यहाँ पे प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। आइए आंसर राइटिंग पे जो चर्चा कर रहा था कि क्वेश्चन के अंत में जो कीवर्ड है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला फिर मुद्दा है भाई कि प्रश्न की समझ है कि नहीं। इसी बैच में हम लोगों ने जो इस साल का आईएएस का क्वेश्चन पूछा गया जीएस का पेपर 1 में, उसे हम लोगों ने डिस्कस किया। हर प्रश्न में क्या देखेंगे, हर प्रश्न में कम से कम 2 उपभाग होते हैं, मतलब कुछ पार्ट होते हैं। ये बी और एमआई वाला नहीं, बस एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है। आईएएस के प्रश्न में देयर आर द 2 सब पार्ट, आर द 3 सब पार्ट, बट एटलीस्ट देयर आर द 2 सब पार्ट। जैसे वैदिक काल के सामाजिक दशा पे चर्चा करते हुए वर्तमान में क्या जो है एग्जिस्ट करता है। 2 प्रश्न हो गया, वैदिक काल की सामाजिक दशा और वर्तमान में क्या एग्जिस्ट करता है। तो प्रश्न को कम से कम लिखने से पहले 2 से 3 बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 2 से 3 बार अगर प्रश्न को पढ़ते हैं तो ये एक धीरे-धीरे हैबिट बनता है कि प्रश्न को तोड़ना सीखेंगे। जब प्रश्न को तोड़ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि 250 शब्द में असल में 2 उपभाग है। इतना आसान है भाई ना। अभी वर्तमान का जो मॉडल है ना, वो एक स्मार्ट बच्चे के लिए, एक स्मार्ट और डेडिकेटेड बच्चे के लिए बहुत ही कह सकते हैं आसान है। मैक्सिमम 250 शब्द में लिखना है, 2 उपभाग तो होता ही होता है, मतलब 100 शब्द में 2 भाग को लिखना है। 30 से 40 शब्द प्रस्तावना हो जाएगा, 30 से 40 शब्द डिस्कस हो जाएगा। आपका 80 शब्द तो ऐसे ही निकल जा रहा है। अब 100 शब्द भी नहीं बचा। जैसे गांधी जी और टैगोर का राष्ट्रवाद और शिक्षा का दृष्टिकोण, 2 प्रश्न हो गया कि नहीं हो गया भाई? 2 केस में कहिए तो 4 तरीके के प्रश्न होंगे। 2 तो 3-3 पॉइंट याद है, आप प्रश्न को लिख ले जाएंगे।
अगर 30-30 शब्द का भी प्रस्तावना निष्कर्ष लिखते हैं तब भी तो आपके पास 190 शब्द ही बचा भाई ना। अब 90-95 शब्द में आपको क्या करना है, गांधी जी की शिक्षा भी बता देना है, गांधी जी का राष्ट्रवाद भी बता देना है। तो 45 शब्द का मतलब समझ रहे, एक पैराग्राफ होता है। गांधी जी की शिक्षा का दृष्टिकोण एक पैराग्राफ, 45 शब्द में बताइए। 45 शब्द में उनका राष्ट्रवाद का दृष्टिकोण, वही रविन्द्रनाथ टैगोर का भी शिक्षा और राष्ट्रवाद 45। अगर 3-3 पॉइंट भी पता है तो आप बहुत ही शानदार उत्तर लिखे जाएंगे। तो कहने का अर्थ क्या है, पहले कीवर्ड को पकड़ना है कि प्रश्न के लास्ट में कीवर्ड क्या लगा हुआ है। देन आफ्टर जो है आपको प्रश्न की समझ होना चाहिए, कम से कम 2-3 बार प्रश्न को पढ़िए, उसे तोड़िए कि ये प्रश्न में कितने उपभाग हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद आपको आना है और प्रस्तावना और निष्कर्ष की समझ। हर प्रश्न का आप लोगों ने निष्कर्ष भी पूछा हुआ था जब मैं डिस्कस कर रहा था। तो प्रस्तावना और निष्कर्ष ये आधा आधा नंबर, कभी कभी निष्कर्ष अगर बहुत ही शानदार लिख ले गए तो 1 नंबर केवल निष्कर्ष पे ही आ जाता है। बूंद बूंद से जो घड़ा भरता है वही मॉडल आंसर राइटिंग का है। छोटी छोटी चीजों पे काम करना है और घिसते घिसते ये शैली आएगा। कितना भी आपको प्रवचन दे दिया जाए, सुन करके आपको समझ में आएगा, बट होगा क्या, आपको घिसना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से प्रस्तावना और निष्कर्ष बस केवल रैंडमली मत लिख दीजिए, उसमें भी रचनात्मकता लाने की कोशिश कीजिए। अब इसके बाद क्या होता है, प्रस्तुतिकरण शैली कैसा है। प्रस्तुतिकरण शैली जो है संक्षिप्त उसमें देना है, आपको संक्षिप्त पैराग्राफ में प्रस्तुतिकरण देना है। जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं उत्तर के, उसे पॉइंट वाइज मैनर में देना है। जहां पे आप परीक्षक का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं उसे अंडरलाइन कर दीजिए। भाषागत शैली कैसा होना चाहिए, तो भाषागत शैली हमेशा सरल होना चाहिए, बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग करने से बचिए आप लोग। तो क्या क्या हुआ भाई, प्रश्न के अंत में लगा हुआ कीवर्ड है, देन आफ्टर प्रश्न की समझ है, देन आफ्टर जो है आपका प्रस्तावना और निष्कर्ष की समझ है, देन प्रस्तुतिकरण शैली है, देन भाषागत शैली है। अब इसके बाद हर प्रश्न का स्ट्रक्चर, उत्तर संरचना की समझ। हर प्रश्न में हम लोग अलग अलग लेके चलते हैं। जैसे प्लासी का युद्ध है तो उसका कारण, आंतरिक कारण और बाह्य कारण। 1857 का विद्रोह है तो राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक सांस्कृतिक कारण, तात्कालिक कारण, वैचारिक कारण और अंतरराष्ट्रीय कारण। तो उत्तर संरचना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप चल रहे हैं, फिर प्राचीन भारत का अलग है, मध्यकालीन भारत का अलग है, विश्व इतिहास का अलग है। उत्तर लेखन का सबसे रचनात्मक पहलू उत्तर संरचना है। आप हमेशा हर मुद्दे को फ्रेम कर किया कीजिए, एक अलग से रजिस्टर होना चाहिए, उस पर फ्रेम किया कीजिए। उत्तर संरचना की समझ हो गई। तार्किक विविधता होना चाहिए। ये क्या है, 250 शब्द में गागर में सागर भरना है। तार्किक विविधता, जैसे उस दिन मैं कह रहा था ना, गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर पे बहुत ज्यादा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर 1 2 3 करके उत्तर संरचना बना दिए हैं, अब 1 2 3 करके अधिकांश अगर आर्गुमेंट देते हैं, तर्क देते हैं, उससे क्या होता है, उससे आपके समग्र दृष्टिकोण का प्रतिबिंब बनता है। ये समझ में आ जाता है कि बच्चे का किसी भी मुद्दे को देखने का जो नजरिया है वो समग्रता में है। अगला मुद्दा क्या है भाई उत्तर लेखन का, जो भी तर्क दे रहे हैं उसे कुछ उदाहरण के साथ, इसे कंटेंट कॉम्पिटेंस कहा जाता है। जो भी आप तर्क दे रहे हैं उसे कुछ उदाहरण के साथ समर्थन देना है। अगर अपने तर्क के समर्थन में उदाहरण नहीं रख रहे हैं तो अंधेरे में तीर मारना जैसे होता है। अगर वहीं पे उदाहरण दे देते हैं तो आपका तर्क की सजीवता हो जाता है। सजीवता जैसे लगता है कि ये बच्चा ईमानदार प्रशासक बनेगा, क्यों, क्योंकि जो भी पहलू कर रहा है वहां पे कुछ ना कुछ ठोस तर्क के साथ उदाहरण रख रहा है। शब्द सीमा की समझ होनी चाहिए। शब्द सीमा बार बार अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं तो नंबर कटता है यूपीएससी से। मैंने वहां भी बताया था कि शब्द सीमा क्या है, भावी प्रशासक के रूप में आपका बजट है। बजट मींस व्हाट, भारत एक विकासशील देश है, वही प्रश्न 150 शब्द में पूछा गया है, वही प्रश्न 250 शब्द में पूछा गया है। अगर उसमें आप लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि जब ये लड़का कल डीएम बनेगा, इसको जो बजट मिलेगा उस बजट में वो अनावश्यक खर्च नहीं करेगा या बहुत कंजूसी भी नहीं करेगा। जितना शब्द सीमा मतलब वो बजट है, जितना बजट दिया जाएगा उतना में वो श्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। मैप कॉम्पिटेंस है, हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे आईआर के क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे मैप आपको देना ही देना है। ठीक है, यही उत्तर लेखन कला है भाई। इस पे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था। अब अगला प्रश्न पूछिए कि अगला प्रश्न क्या है। अब फ्लो चार्ट आप जो मैं क्लास में बनाता हूँ, फ्लो चार्ट आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। उत्तर में फ्लो चार्ट आप मत लिखिएगा, जब मेंस आप लिखेंगे तो फ्लो चार्ट में आंसर नहीं लिखेंगे। प्रस्तावना के बाद आप थोड़ा सा जो है वो दे सकते हैं। अगर ब्रिटिश भारत नहीं आते तो भारत का स्वरूप क्या होता। ऐसा है कि इतिहास में बेटा ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं कि अगर वो नहीं होते तो फिर क्या होता, अगर नहीं होते तो क्या होता। ये एक संभावना है, एक कल्पना है। परंतु हम ये कह सकते हैं कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो भारत मध्ययुगीन जो पारंपरिक शासन प्रशासन का ढर्रा है उसी ढर्रे पर चल रहा होता। ठीक है, इतिहास में अगर ऐसा नहीं, गांधी जी नहीं होते तो क्या होता, ऐसे प्रश्न काल्पनिक प्रश्न नहीं बनते हैं। फिर भी ये तो मान लीजिए थोड़े से रियलिस्टिक है, गांधी जी नहीं होते तो राष्ट्रीय आंदोलन कैसा होता, ये बड़ा ही रियलिस्टिक क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन नहीं होता तो क्या होता, ऐसे इतिहास में काल्पनिक प्रश्न ये नहीं होता तो क्या होता, ये नहीं होता है। फिर भी मैंने आपको ये नजरिया दिखाया कि अगर ब्रिटिश भारत नहीं आए हुए रहते तो भारत का शासन प्रशासन जैसे 700 सालों तक मध्यकालीन परंपरा पर चला वैसे आगे भी चला रहता। क्रांति और विद्रोह में बेटा आप जाइए, सूरज का प्रश्न है, आप 1857 के विद्रोह में जाइए। मैंने शुरुआत में ही वहां पर बता दिया था कि क्रांति में यू टर्न रैपिड चेंजेज होते हैं। क्रांति में जो पूर्व की चल रही व्यवस्था है, सैकड़ों वर्षों की व्यवस्था हो सकती है, हजारों वर्षों की व्यवस्था हो सकती है,
अगर उसमें तीव्रगामी परिवर्तन आ गया तो वो क्रांति है। जैसे अमेरिका और फ्रांस की क्रांति में मैंने कहा था, फ्रांस की क्रांति में सैकड़ों वर्ष पुरानी बुर्बो वंश का अंत हो गया, परिवर्तन हो गया, इसलिए सफल हो गया, क्रांति है। अमेरिका में सदियों पुरानी ब्रिटिश शासन का अंत हो गया, तो पूर्व की चल रही व्यवस्था में क्या हुआ, तीव्रगामी परिवर्तन आ गया, ये क्रांति है। भारत में भी अगर 1857 में हम लोग अंग्रेजों के शासन को समाप्त कर दिए रहते तो 1857 का विद्रोह हम नहीं कहते, इसे भी 1857 की क्रांति कही जाती। ठीक है, क्रांति और विद्रोह में क्या अंतर है? पूर्व की व्यवस्था से सदियों पुरानी जो पूर्व की व्यवस्था है उसमें तीव्रगामी परिवर्तन आना क्रांति है, अगर वो परिवर्तन नहीं आया वो विद्रोह है। अगला प्रश्न, नोट्स कैसे बनाए भाई? नोट्स हाथ से बनाएंगे, पेन से बनाएंगे, कॉपी पे बनाएंगे? ठीक है, नोट्स कैसे बनाना है? नोट्स बनाने में अगर किताब से नोट्स बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो उसे कलर कर दीजिए, हाइलाइटर जो है उसे कलर कर दीजिए। कलर करने के बाद अगर आपकी आदत है कि बिना नोट्स के आप नहीं पढ़ पाते, आपने लिखे हुए नोट्स से नहीं पढ़ पाते हैं, तब आप उसके मेन पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। अन्यथा मेरा सजेशन है कि आप वही जो एनसीईआरटी बुक है उसी के ऊपर जो खाली जगह है, नीचे जो खाली जगह है, वहीं पे उस पेज के 3-4 मेन पॉइंट को लिख दीजिए। और नोट्स क्रिस्प होना चाहिए। क्रिस्प मींस कि टू द पॉइंट, उसमें अननेसेसरी बातें, अनावश्यक जो कहानियां हैं, जैसे 1857 के विद्रोह के नोट्स बना रहे हैं, किसने किसको मारा, कहां पे खून की नदियां बही, कौन सा षड्यंत्र, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। नोट्स का मतलब है कि एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, और नोट्स का मतलब है कि जब पूरी कहानी पढ़नी है तो किताब भी बैठ के पढ़ लिया जाए। तो एग्जाम के समय में आप तेजी से रिवीजन कर पाए तो क्रिस्प होना चाहिए। क्रिस्प मतलब कि कॉम्पैक्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो नोट्स बनाने का ये तरीका है। लव यू बेटा, लव यू ऑल। प्रतिदिन ये मैसेज दिखता ही दिखता रहता है, और तब तक दिखता रहता है जब तक मैं उस पर अपना रिस्पॉन्स नहीं देता हूं। अगले प्रश्न पे आइए, तेजी से कमेंट निकल रहा है। नोट्स जो है सफिशिएंट है, इस गलतफहमी में मत रहिए। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नोट्स तो है ही है, एनसीईआरटी भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत तेजी से कमेंट निकल रहा है। सामने एक बड़ा स्क्रीन हम लोगों पे लगा हुआ है जिसपे हम लोग आपका कमेंट देख सके। तो एनसीईआरटी पुरानी वाली पढ़नी है, आप लोगों को एनसीईआरटी जो है पुरानी वाली पढ़नी है। ठीक है, जैसे प्राचीन भारत में रामचंद्र शर्मा की पढ़नी है, मध्यकालीन भारत पे आपको सतीश चंद्र की पढ़नी है, आधुनिक भारत पे आप लोग को बिपिन चंद्र की पढ़नी है। तो एनसीईआरटी पुरानी वाली पढ़नी है। अगर समय है, जैसे अगर आप लोग 2026 में अपीयर होना चाहते हैं, 2026 वाली 6th 7th 8th वाली भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, 6 वाली प्राचीन भारत है, 7th वाली मध्यकालीन भारत है, 8th वाली आधुनिक भारत है, उसे भी पढ़ लीजिए, वहां से भी प्रश्न पूछता है। जैसे 2011 या 12 में एक प्रश्न पूछा गया था, कलमकारी चित्रकला। कलमकारी चित्रकला उस जमाने के बड़े स्टैंडर्ड बुक्स में भी नहीं मिल रहा था कि ये क्या है। क्लास 7th वाली एनसीईआरटी में दिया हुआ, 7th या 8th वाली एनसीईआरटी में फिगर के साथ दिया हुआ है। अभी 4-5 साल पहले पद्मपाणी पेंटिंग पे प्रश्न पूछा गया था। क्लास 11th की एक एनसीईआरटी आती है, भारतीय कला का परिचय, वहां पे पूरा एक पेज में फिगर ही बनाया गया है, पद्मपाणी पेंटिंग का एक पेज में फिगर ही बनाया गया है। तो आप लोग को वही पुरानी वाली एनसीईआरटी और 6th 7th 8th से भी ये प्रश्न पूछते हैं, तो वो वाली भी अगर 2026 की एस्पायरेंट है उसे भी पढ़ लीजिए। प्लासी का युद्ध कुछ बेटा देखो उसमें था नहीं, अब वही चीज है ना कि गड़े मुद्दे को फिर से उखाड़ा जाए। सुमित का प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में बस ये जानिए कि एक तरफ बंगाल के नवाब की सेना थी, बंगाल के नवाब की सेना, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब है, दूसरी तरफ जो है लॉर्ड क्लाइव की सेना थी जो अंग्रेजों की सेना है। अंग्रेजों की तरफ से 5000 लगभग सैनिक थे, नवाब साहब की तरफ से लगभग 50,000 सैनिक थे। लेकिन नवाब के जो भेदिया थे, नवाब के जो ट्रेटर, उसे इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं, जो धोखेबाज थे, विश्वासघाती थे, वो क्लाइव की तरफ मिले हुए थे। और इन विश्वासघातियों में उनका खुद का जो मुख्य सेनापति था मीर जाफर, वो भी मिला हुआ था। उसी समय किसी ने नवाब और दीवान में पूछा हुआ था कि अंतर क्या होता है। याद लतीफ रहते हैं, राय दुर्लभ रहते हैं, जगत सेठ रहते हैं, तो नवाब के कई विरोधी रहते हैं जो क्लाइव का समर्थन कर रहे थे। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान पे युद्ध लड़ा गया। इनका मुख्य सेनापति, नवाब साहब का मुख्य सेनापति मीर जाफर इनको युद्ध के मैदान से कहता है कि युद्ध की परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, आप मैदान छोड़ के चले जाइए। नवाब साहब की जो मासूमियत कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं, जो विश्वास करना, बिना वस्तु स्थिति का मुआयना किए जो है मीर जाफर पे विश्वास करके चले जाते हैं। परंतु कहा जाता है सिस्टम में सारे बेईमान नहीं होते हैं, 2 वफादार भी निकले नवाब साहब के, मीर मदान और मोहनलाल, ये युद्ध क्षेत्र में घमासान मचाए हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है धोखे से मीर मदान और मोहनलाल को युद्ध के मैदान पे मारा जाता है, और मारने के बाद प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीतते हैं। जैसा कि पहले ही वादा किया गया था कि प्लासी का युद्ध जीतने के बाद मुख्य सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा, वैसा किया भी गया। यही बस प्लासी का युद्ध है। अगला प्रश्न आइए अब, सी सेट के बारे में बेटा मुझे कुछ भी नहीं पता है, वो जो हम लोग की मैनेजमेंट टीम है वो कोई अशुद्धियां करके लिख रहा है। अशुद्धियां वाला बेटा फिर से आप डालिए, तो अशुद्धियां कैसे कम की जा सकती हैं। जिस छात्र का प्रश्न था एक बार फिर से डालिए, वो तेजी से ऊपर निकल गया। 250 पेज में अब ये डिपेंड करता है, सभा का ये प्रश्न है, 250 शब्द में अगर उत्तर लिख रहे हैं तो ये आपके लेखन शैली को देख करके पता चलेगा कि कितना पेज लगना चाहिए। एक सामान्य छात्र जो आंसर लिख रहा है 2.5 पेज लगभग लगता है। 2.5 पेज मतलब 1 पेज, 2 पेज और आधा पेज, और 3 पेज यूपीएससी लगभग आपको देती है। तो 2.5 पेज में अगर सामान्य आपकी हैंड राइटिंग है, मतलब बहुत छोटा नहीं लिखते हैं और बहुत बड़ा नहीं लिखते हैं, तो आप जो है उसे कर सकते हैं। चरण स्पर्श करने का मन करता है, इतना भारी भारी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। मिलने का मन हो, अगर दिल्ली में ही रहते हैं तो हम लोग का खुद बहुत
बहुत ही पैक्ड टाइम शेड्यूल होता है, ये क्लास है फिर उसके बाद दूसरी क्लास है या कुछ और भी अपने आप होते हैं लाइफ के। लेकिन अगर इतना ज्यादा बेटा भावना है तो कुछ भी नहीं है, हम लोग भी आप जैसे ही परिवार से निकले हुए हैं, बहुत ही सामान्य तरीके के लोग हैं। आ जाइए कभी मुखर्जी नगर, मुलाकात हो जाएगी। नाम याद नहीं रहता है बेटा, उसका कोई भी दवा की पुड़िया नहीं आती है, कोई भी सिरप नहीं आता है जिसे पिला दिया जाए तो आपको याद हो जाएगा। विश्वास कीजिए, इसका कोई भी जादुई मंत्र नहीं है। वो एसएससी वाले जो टीचर होते हैं वो कुछ बताते रहते हैं कि ऐसे वैसे कर लीजिए और जाने क्या हो जाता है। नाम याद नहीं होता है, अंदर से एक रुचि होना चाहिए, अंदर से एक इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर गलत वर्तनी की अशुद्धि है तो समझ अक्षम्य अपराध है। वही मैं कह रहा था कि अशुद्धि वाला किसका प्रश्न है तो उससे कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता है। बट अगर ज्यादा अशुद्धियां हैं, मतलब बार बार दिमाग में जो परीक्षा का आपका है वो खटक रहा है उसके दिमाग में, लड़का कई सारे शब्दों को गलत लिख रहा है, तो वो बेटा अक्षम्य। आप बनना चाहते हैं, आइए सब कल आप डीएम साहब हैं भाई, आज थोड़ा डिजिटल जमाना आ गया है ना, डीएम को बहुत सारे पत्र लिखने होते हैं और आप डीएम साहब ही थोड़ी होते हैं। एक जमाने में आते आते आप पूरे भारत का एक डिपार्टमेंट आपके हाथों में आ जाता है, पूरे भारत का एक विभाग आपके हाथों में आ जाता है। और अगर गलत लिखने का आदत पड़ गया है तो वो गलत ही रहेगा, फिर वो नहीं सुधरेगा। तो अशुद्धियां अगर ऐसी हैं कि जो निगाह में नहीं आ पा रही, इक्का दुक्का है तो लगता है कि भाई मिस्टेक हो गया है, बार बार अगर अशुद्धियां कर रहे हैं तो वो अक्षम्य अपराध है, अक्षम्य अपराध है, ठीक है। अशुद्धियां नहीं करना है, ठीक है। किसी प्रश्न पे मैं बात कर रहा था, कहां पे आ गया, मैं भूल गया कि मैं किस प्रश्न पे बात कर रहा था। और कोई आंसर राइटिंग रीडेबल, बहुत सुंदर का मतलब नहीं है, आंसर राइटिंग बहुत सुंदर है, कंटेंट ही अच्छा नहीं है, उत्तर लेखन ही करने नहीं आ रहा, उसका कोई मतलब नहीं है। रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। रीडेबल मतलब वो पठनीय होना चाहिए। अगर पठनीय है मतलब वो रीडेबल, मतलब ऐसा ना हो कि पढ़ने के लिए बड़ा मशक्कत, बस रीडेबल, बहुत सुंदर नहीं है कि आंसर बहुत सुंदर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। इनकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, बहुत खराब नंबर पाते हैं अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो। अगर जो है रीडेबल आंसर है, कंटेंट अच्छा है तो उनका बेस्ट मार्क्स पाते हैं, तो वही होना चाहिए। रिवीजन आप लोग प्रयास कीजिए कि जैसे इधर भी खूब छुट्टी रही आप लोग की, ईद की छुट्टी थी, फिर संडे था, फिर उसके अगले दिन जो है गांधी जयंती था, फिर त्योहारी मौसम आ रहा है, 4-5 दिन तो दीपावली पे ही संस्थान बंद रहेगा, फिर दशहरा है उस पर भी बंद रहेगा। तो जब भी आपको छुट्टी मिले ना, उस समय में आपको करना है क्या, उस समय में रिवीजन करना है। अब रिवीजन पे आप या तो किसमें कंफर्ट जोन में है, अगर डेली क्लास नोट्स वाला आपको लगता है कि वो ज्यादा वो है, वैसे आपको मेरा सुझाव है डेली क्लास नोट्स वाला जो आता है उसी से रिवीजन कीजिए। और नहीं तो जो फ्लो चार्ट मेथड, अगर क्विक रिवीजन करना है फ्लो चार्ट मेथड से भी कर सकते हैं। बट संडे वाला दिन तो रिवीजन कोई ना कोई एक सेगमेंट, जैसे मान लीजिए इसमें 2-3 क्लासेज आपकी चल रही है, अगर 2-3 क्लासेज चल रही है तो संडे वाले दिन किसी न किसी एक सेगमेंट उठाइए और रिवीजन, जितना पढ़ना है उससे ज्यादा रिवीजन करना है, जितना पढ़ना है उससे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा सुनेंगे ना आते हुए प्रश्न हमसे गलत हो गए। आप अपने सीनियर से भी पूछिए या कोई अगर एग्जाम में बैठ चुका है, हर छात्र का एक ही कहानी है, यार ये 3-4 क्वेश्चन मेरा एकदम आ रहा था, आता हुआ प्रश्न गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई, क्यों गलत हो गया? तो गलत होने का जो कारण है कि आप रिवीजन मतलब ना कमांडिंग पोजीशन डेवलप नहीं कर पाए। तो हमेशा जितना पढ़ना है, संडे का दिन जो है वो डेडिकेटेड होना चाहिए, रिवीजन करना है। अगर 5 घंटे आपकी क्लासेस रोज चलती हैं, 3-4 घंटा आप उस क्लास का रिवीजन कीजिए, 3 घंटा तो कम से कम कीजिए ही। और उसके साथ साथ पैरेलल ही एक अलग लेके चलना है, जैसे 5 घंटा क्लास चला, 2-2.5 घंटा उसका रिवीजन किए, 1 घंटा 1.5 घंटा ही एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर बेटा। एनसीईआरटी आप विश्वास कीजिए कि एनसीईआरटी पे कमांड करके आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। बड़ी बड़ी मोटी किताबें पढ़ने से आप नहीं निकाल पाएंगे, एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स पे अगर कमांडिंग पोजीशन है, आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। प्रयागराज में बेटा मिलना मुश्किल है, हम लोग दिल्ली के ही सेंटर पे पिछले सालों साल से हैं, तो प्रयागराज में कभी अगर आगमन हो पाया, कोई सेमिनार हुआ तो बिल्कुल मुलाकात होगी। वहीं पे ऐप पे ही रखा हुआ है, शिवभक्त कर रहे हैं कि पिछले वाली क्लास कहाँ पे मिलेगी, वहीं ऐप पर ही रखा गया है। संभ्रांत का मतलब बेटा होता है कि जो अत्यधिक अमीर वर्ग से है, अमीर मतलब बहुत ही रिच फैमिली से है। रिच एक जैसे निम्न वर्ग होता है, निम्न वर्ग दिन प्रतिदिन की जरूरतों के लिए जीवन में संघर्ष करता है, जो बीपीएल जिसे कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। मिडिल क्लास में 2 होते हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास को कहा जाता है खाता पीता जो है वो वर्ग है, ठीक है। उसके ऊपर कौन होता है, उसके ऊपर अपर क्लास होता है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। तो जो अपर क्लास है उसी को संभ्रांत वर्ग कहते हैं, उसी को अमीर वर्ग कहते हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न है आप लोगों का? प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करना है? 6 महीना पहले से रिवीजन मोड में आ जाना है। अगर 2024 में अपीयर होना है तो जनवरी से क्या करना है, जनवरी से केवल आपको जो है रिवीजन एंड कीप रिवीजन पे आना है। एनसीईआरटी से 25-30 प्रश्न होते ही होते हैं, 100 प्रश्न में 25-30 प्रश्न जो है अफेयर की क्लास नहीं होती है बेटा, अफेयर की क्लास नहीं होती है, करेंट अफेयर की क्लास होती है, ठीक है। तो करेंट अफेयर की क्लास कब से चलेगी? हम लोग देखिए टीचर हैं, आप समझिए ना कि हम लोग टीचर हैं, आपका जो प्रबंधन मैनेजमेंट है वो एक अलग मुद्दा है। तो शायद आज तो कोई मैनेजमेंट बैठे नहीं होंगे, तो शायद कंटेंट राइटर टीम है, ये जो मैनेजमेंट है ना, डाउट वाले पे ये सब डाला कीजिए। हम लोगों को कुछ भी बस केवल अपना विषय पता है कि ये कब समाप्त होगा, इसके अलावा कोई टीचर आपको ये नहीं बता पाएगा कि फला वाली क्लास कब चलेगी, ठीक है। तो करेंट अफेयर की क्लास जो है जब शेड्यूल होगा तब आप लोग की चलेगी, ठीक है। प्री का मैंने बोला बेटा ना कि जितना ज्यादा आप 6 महीना उसी वाले अटेम्प्ट में आपका प्री निकलेगा, हाथ पैर मारते रहिए, होना वाला कुछ नहीं है। उस अटेम्प्ट में प्री निकलेगा जिस अटेम्प्ट में आप पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ चुके हैं, और दिसंबर मतलब जब भी आपका एग्जाम शेड्यूल है उसके 6 महीना पहले से बस केवल रिवीजन कर रहे हैं। इतना बड़ा सिलेबस है कि
लगातार रिवीजन करते ही रहना है। तो रिवीजन की शक्ति को पहचानिए। एक जो कहा जाता है ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। तो रिवीजन, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। वो व्यक्ति 5 साल से कहता है कि बस मैं लगातार प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड की प्रैक्टिस करता रहा। तो आप जिसे भगवान कहा जाता है उसको भी आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा उस व्यक्ति का अभ्यास पर, जब उनका लास्ट वाला वो देखिएगा गेम, जिस दिन उन्होंने रिटायरमेंट लिया था 2012 के आसपास की घटना है, तो मिला जुला करके उनको पता था कि अब कल से कोई मैच नहीं खेलना है, लेकिन उस दिन भी शाम को जाकर वो प्रैक्टिस किए थे। तो वही है कि आईएएस में भी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रोल जो है प्ले करता है। हाँ, कुरुक्षेत्र और योजना तो पढ़ना बहुत अच्छा प्रश्न है, सुमित का प्रश्न है। शायद आप लोग इस मैगजीन को जानते हैं कि नहीं, कुरुक्षेत्र और योजना है। आप लोग यूजुअली क्रॉनिकल पढ़ते हैं या कोई और मैगजीन हो सकता है पढ़ते हो। कुरुक्षेत्र और योजना पढ़ना ही पढ़ना है, आप इसे कहीं से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्री से ज्यादा इसका मेंस और मेंस से ज्यादा एसे राइटिंग और उससे ज्यादा आपको इंटरव्यू में सहयोग करेगा। और इतनी शानदार मैगजीन है, पतली पतली, हम लोग के जमाने में 10 रुपए का आता था, अभी शायद 22-25 रुपए की कुछ ऐसे करके आती है। 4 घंटे में खत्म होता है। संडे को अगर उठाएंगे तो वो समझ पड़िएगा, पीछे में 1-2 आर्टिकल दिया होता है, टमाटर खाने से क्या होता है और न जाने करेला खाने, ये सब वाला आपके आईएएस का काम का नहीं है। जो मेन है कृषि की क्या समझ, हर मंथ में एक स्पेशल इशू को एड्रेस करते हैं। तो पढ़ना ही पढ़ना, एक मैजिकल, एक मतलब कह सकते हैं बहुत ही शानदार मैगजीन है, बहुत ही शानदार मैगजीन है। अभी से आदत बना दीजिए, एक डिसीजन मेकिंग आपको देता है किसी भी मुद्दे पर ना, आपको एक डिसीजन मेकिंग। कुरुक्षेत्र कृषि के लिए डेडिकेटेड है, योजना जो है वो अर्बन इश्यूज पे डेडिकेटेड है। तो पढ़ना ही पढ़ना है, योजना कुरुक्षेत्र को कहीं से भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, बहुत ही शानदार मैगजीन है, पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, नहीं ऐसी कोई भाषा, कोई बाध्यता नहीं है कि आईएएस बनने के लिए अंग्रेजी आना ही चाहिए, बट फिर वही बात है ना कि आप टॉप लेवल के इंडिया के ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो इंग्लिश आना चाहिए। कोई बाध्यता नहीं है कि आना ही चाहिए, बट आना चाहिए, इतना आना चाहिए कि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल सके और इंग्लिश अच्छे से समझ सके। इंग्लिश अगर कोई आपके सामने बोल रहा है तो उसे अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब आपके डाउट को विराम दिया जाए, अब डाउट सेशन को विराम देकर के क्लास पे आगे बढ़ा जाए। 2025 का स्ट्रेटजी बताया तो भाई ना, वो आप हम लोग के चैनल पे जाइए ना, जो यूट्यूब चैनल है, वहां पे इन सबका क्लासेस चलती रहती है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए, कैसे जो है रटना चाहिए। ये सब हम लोग की अपनी टीम है, अपनी जो है वो समय समय पर इस पे वीडियो बनाते रहते हैं। तो यूट्यूब चैनल पे हम लोगों के जाएंगे, ओनली आईएएस जो यूट्यूब चैनल है हिंदी मीडियम, वहां भी, और ओनली आईएएस का जो है वहां भी जाएंगे, तो ये सारी चीजें मिलती रहेंगी। चलिए आधा घंटा मैंने आप लोग का डाउट क्लियर किया, अब बहुत संख्या में आ रहा है कि यस सर, अब क्लास शुरू कर दीजिए। तो आइए हम लोग क्लास शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले सप्ताह हम लोग कर लिया जाएगा। सैटरडे को फिर मुझे याद दिला दीजिएगा कि सर डाउट क्लियर कर दीजिए, तो फिर जो एक सप्ताह की आपकी डाउट होगी, जो 2-4 प्रश्न छूटा होगा उसे फिर से कर लिया जाएगा। आप पीडब्ल्यू की संपूर्ण बुक जो है वो अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। कहां पर हम लोग हैं भाई? तो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण पे हैं। क्या हम लोगों ने देखा था? गरमपंथी चरण, गरमपंथी चरण में बंगाल विभाजन हुआ था, इसके विरोध में बंग भंग आंदोलन चला था। इसी को पॉपुलरली स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ था? अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था, और अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था, परंतु 1907 में सूरत फूट्स के बाद क्या होता है? ब्रिटिश दमनात्मक कार्यवाही होगा। ब्रिटिश दमनात्मक कार्यवाही से क्या हो जाएगा? तिलक जी को 6 वर्ष की सजा होगी। ये सजा कब होता है? 1908 ईस्वी में होगा। 1914 ईस्वी में क्या होगा? 1914 ईस्वी में तिलक जी की वापसी होगी। मांडले जेल बर्मा से ये निकल करके क्या होता है? फिर भारत आते हैं। सूरत फूट के बाद ब्रिटिश दमनात्मक कार्रवाई, इसके साथ साथ एक्ट ऑफ 1909 आया। एक्ट ऑफ 1909 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया।
सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया। इससे क्या हुआ? इससे नरमपंथियों में निराशा थी, नरमपंथियों में निराशा था। और इनके दमनात्मक कार्रवाई से क्या होता है? राष्ट्रीय आंदोलन में राजनैतिक शून्यता रहता है, राजनैतिक शून्यता की स्थिति पर रहता है। तो माहौल क्या रहता है? माहौल बहुत ही गमगीन सा रहता है, गमगीन सा माहौल, अर्थात कि एक सन्नाटा सा रहता है। तिलक जी 6 वर्ष के बाद फिर से जब लौट करके आते हैं, बड़े निराश होते हैं। उन्हें लगता है कि जब मैं जेल गया था तो उस समय क्या था? उस समय देश में स्वराज की एक अंगड़ाई थी, राष्ट्रीय आंदोलन की जो है एक अंगड़ाई थी। और उन्हें लगा कि जब मैं 6 वर्ष के बाद लौट करके आ रहा हूं तो कोई राष्ट्रीय आंदोलन पर बात तक नहीं करना चाहता है, कोई राष्ट्रीय आंदोलन पर बात तक नहीं करना चाहता है। अब ऐसे में क्या होगा? राष्ट्रीय आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए तिलक जी फिर से लग जाएंगे। राष्ट्रीय आंदोलन को पुनर्जीवित करने में तिलक जी फिर से लग जाएंगे। यहीं से क्या होता है? यहीं से आपका अगला टॉपिक होम रूल लीग और राष्ट्रीय आंदोलन एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा मुद्दा है कि तिलक जी 6 साल के बाद फिर से आ गए तो फिर से उन्होंने देखा कि भाई लोगों में डर है, जो अंग्रेजों ने दमनात्मक कार्रवाई किया था, लोगों में डर था, हताशा था। इन्हें लगा राष्ट्रीय आंदोलन कहां पर है? फर्श पर है, फिर जीरो से फिर से शुरू किया जाए और राष्ट्रीय आंदोलन को फिर से वही अंगड़ाई, फिर से वही तीव्रता दिया जाए। कैसे दिया जाए? तो होम रूल लीग का गठन, और इसी के साथ क्या होगा? राष्ट्रीय आंदोलन फिर से आगे बढ़ेगा। इस होम रूल लीग की स्थापना और होम रूल जो आंदोलन है, इसमें तिलक जी के साथ कदम से कदम कौन मिलाएगा? तो इसमें तिलक जी के साथ एनी बेसेंट का भी समर्थन मिलेगा, एनी बेसेंट का समर्थन मिलेगा। तो आइए पहले टॉपिक को समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोगों को देखना है। तो पहला मुद्दा क्या हो जाएगा? पहला मुद्दा होम रूल लीग के उदय के कारण होम रूल लीग का जो गठन हुआ, व्हाट द फैक्टर्स विच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ होम रूल लीग। अगला मुद्दा क्या है? होम रूल लीग करती क्या है? तो होम रूल आंदोलन और इसके कार्यक्रम द होम रूल मूवमेंट एंड दियर वेरियस प्रोग्राम्स। अगला जो है होम रूल आंदोलन की उपलब्धियां या महत्व, और अगला मुद्दा हो जाएगा होम रूल आंदोलन का पतन। तो ये क्या है भाई? होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए 4 पहलू हैं। होम रूल आंदोलन के उदय का कारण क्या था? होम रूल आंदोलन के जो है कार्यक्रम कौन कौन से थे, इसकी उपलब्धियां क्या हैं, और अंततः क्यों इनका पतन हो गया, और इसमें क्या क्या देखना है उसका मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है। तो आइए जो है एक एक करके पहलू पर नजर डालते हैं। होम रूल लीग के होम रूल लीग एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने क्या चलाया? होम रूल आंदोलन चलाया। तो होम रूल आंदोलन के उदय के कारण समझ लीजिए, या होम रूल लीग के गठन के कारण समझ लीजिए। सही है? आइए भाई, तो कई सारे कारण जो रहते हैं, तिलक जी जब आते हैं 1914 में, तो कई सारी परिस्थितियां रहती हैं, और वो परिस्थितियां क्या होती हैं, इनके गठन का कारण बनती हैं। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध और अंग्रेजों पर देखिए बार बार इतना बड़ा शब्द नहीं लिखूंगा, होम रूल मूवमेंट कर दे रहा हूं। तो प्रथम विश्व युद्ध और होम रूल मूवमेंट
द्वारा, आप भी मेरे साथ लिखते जाइएगा, अंग्रेजों पर दबाव बनाकर भारत के पक्ष में राजनैतिक लाभ प्राप्त करने का दृष्टिकोण। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। जैसे ही विश्व युद्ध शुरू होता है, अंग्रेजी शासन भारत का समर्थन चाहती थी कि भारत इस युद्ध में हमारा समर्थन करे। भारत भी इसे एक अवसर के रूप में देख रहा था, और इस अवसर के रूप में क्या था भाई कि एक आंदोलन भारत में पैदल जो है चलता रहे। भारतीयों ने समर्थन दिया था, अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध में समर्थन दिया था, और तिलक जी का ऐसा सोचना था कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, उसी के पैदल एक आंदोलन भारत में चले कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं, और आंदोलन के द्वारा उनके ऊपर एक दबाव भी रहे कि क्या है भाई कि हमें भारतीयों के पक्ष में राजनीतिक जो पॉलिटिकल गेन्स हैं वो मिलने चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध और इस विश्व युद्ध के कारण जो है जो एक अवसर रहता है, उस अवसर के रूप में होम रूल लीग का गठन होता है। अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा जो है गदर आंदोलन को अंग्रेजों के द्वारा बलपूर्वक दमन करना होम रूल लीग के गठन का कारक बना। होम रूल लीग और होम रूल मूवमेंट एक दूसरे के पूरक हैं। इसी संस्था के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया, तो उसमें गलतफहमी मत कीजिएगा HRL या HRM में, सही है। गदर आंदोलन क्या था? जब सूरत में फूट पड़ा, सूरत में फूट पड़ने के बाद नरमपंथी अपने रास्ते, गरमपंथी अपने रास्ते, पहले भी मैंने बताया हुआ था, नरमपंथी संभ्रांत वर्ग से थे, एलीट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से थे, आम जनता के साथ इनका जुड़ाव नहीं था। गरमपंथी जो थे वो मध्यम वर्ग से थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे, इसलिए आम जनता के साथ उनका जुड़ाव था। कल गरमपंथी चरण की विचारधारा में आप लोगों ने देखा था, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का दृष्टिकोण था। युवा ही इनके बैकबोन थे, युवा ही इनके आंदोलन की रीढ़ थे। जब आपस में ही झगड़ा करके ये बट जाते हैं, युवाओं में एक निराशा होती है, और युवाओं को क्या लगता है कि नरमपंथी तो क्या, गरमपंथी भी आजादी नहीं दिलवा सकते हैं, आजादी के लिए हमें ही आत्म बलिदानी करना पड़ेगा। और यही आत्म बलिदानी का दृष्टिकोण क्या होता है, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय का कारण बनता है। इट लेड टू द राइज ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया। जो क्रांतिकारी गतिविधियां, इस पे हम लोग अलग से क्लास ही लेंगे थीमेटिक टॉपिक के अंतर्गत। 1947 के बाद मैं कह रहा हूं ना कि 30 से 40% सिलेबस बचा रहेगा, जिसे हम लोगों ने थीमेटिक टॉपिक कहा है। तो एक ही बार में प्रथम और द्वितीय चरण की क्रांतिकारी गतिविधियां एक ही बार में किया जाएगा। जो क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत होती है, भारत में भी चुन चुन के बदनाम अंग्रेज अधिकारियों को मारना शुरू करते हैं, और यही गतिविधियां देश के बाहर भी होना शुरू होती है। देश के बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं, वहां अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 से गदर आंदोलन चलता है। डिटेल में हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में इसे देखेंगे। अभी इतना समझिए कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से मुख्यतः पंजाबी लोग रहते हैं, लाला हरदयाल हैं, लाला लाजपत राय भी गए थे, समर्थन कर रहे थे, बरकतुल्लाह खान थे। तो 1913 में इनका गठन होता है। प्रथम विश्व युद्ध को यह भी एक अवसर के रूप में देखते हैं, क्योंकि भारत में भी बदनाम अंग्रेज अधिकारियों को चुन चुन के मारा जा रहा था, चाहे वो खुदीराम बोस रहे हो, चाहे प्रफुल्ल चंद्र चाकी रहे हो, चाहे वो अनंत कन्हारे रहे हो, चाहे वो चापेकर बंधु रहे हो। तो अमेरिका में बैठे क्रांतिकारियों को ऐसा लगता है कि भारत में लोग अंग्रेजी शासन से क्या है, असंतुष्ट हैं, और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं, बस एक चिंगारी लगाना है। उनकी संगठित गतिविधियों से ब्रिटिश शासन की जो विजिलेंस डिपार्टमेंट तो जो उनका खुफिया विभाग रहता है, उसे पता होता है, इन्हें भारत में आने देते हैं, किसे, गदर आंदोलनकारियों को, और एक ही बार में संपूर्ण गदर आंदोलन का क्या हो जाता है, दमन हो जाता है। तो इनके दमन से भी क्या रहता है, भारतीयों में एक निराशा रहती है, खास करके जो जागरूक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग है, और तिलक जी को लगता है कि ब्रिटिश शासन पे दबाव के लिए ये तो क्रांतिकारी हिंसात्मक माध्यम है, तो उनको लगता है कि एक वैधानिक आंदोलन, एक वैधानिक संस्था होनी चाहिए। ये भी गठन का कारण बना। अगला मुद्दा क्या है भाई? तो अगला मुद्दा है कि 1909 के एक्ट के अंग्रेजों के
फूट डालो और राज करो की नीति से नरमपंथियों में भी निराशा की स्थिति थी और यह स्थिति भी एक प्रेरक कारक बना। कभी कभी क्या होता है भाई, कभी कभी जो है गलतियों का एहसास गलती हो जाने के बाद समझ में आता है। और हमारे यहां तो कहावत भी है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं करते हैं। तिलक जी जब 6 साल के बाद लौट करके आते हैं तो उन्हें भी ग्लानि की भावना रहती है। जो सूरत में हम बट गए, नरमपंथी और गरमपंथी हम बट गए, मींस कि हम अपनी कमजोरी को उजागर कर दिए। और वही भाव नरमपंथियों में भी रहता है कि हमने भाई रिप्रेशन, कॉन्सिलिएशन, सप्रेशन था। समझौता किसने किया था? समझौता नरमपंथियों ने किया था। इन्हें लगता है कि जो हमने समझौता किया, इस समझौते के बदले में हमें क्या मिला? हमें जो है फूट डालो और राज करो सांप्रदायिक निर्वाचन मिला। मतलब देश को बांटने की तैयारी है अंग्रेजों की। वो निराश रहते हैं। नरमपंथियों की ये जो निराशा की स्थिति है, ये भी होम रूल लीग के गठन का कारण बनता है। अगला कारण जो है एनी बेसेंट की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। एनी बेसेंट की राजनैतिक महत्वाकांक्षा, ये भी होम रूल लीग के गठन का कारण बना। एनी बेसेंट क्या थी? एक आयरिश महिला थी। आयरलैंड भी ब्रिटेन का ही हिस्सा है। भारतीय अध्यात्म और दर्शन के प्रति इनका बड़ा लगाव रहता है। बड़े तार्किक विचारों की महिला थी। हमारा जो भाई भारतीय दर्शन क्या है? भारतीय दर्शन विज्ञान से अनुप्राणित है, इंस्पायर्ड है। मैंने पहले भी आर्ट एंड कल्चर की क्लास में बताया था कि जो भारत के दार्शनिक परंपरा या धार्मिक, जो आज पूरी दुनिया को नमस्ते का मतलब समझ में आया ना, जब कोरोना महामारी आई तब उनको समझ में आया कि भारतीय हाथ से हाथ नहीं मिलाते हैं, गले से गले नहीं मिलते हैं। सब तो वेस्टर्न कल्चर है। गाल से गाल नहीं चिपकाते हैं। These all are the part of the western culture। दूर से ही नमस्ते करके अभिवादन करते हैं। कोरोना क्राइसिस में इनको समझ में आया कि अरे हजारों वर्ष पहले भारतीयों को पता था कि संक्रामक बीमारियां होती हैं। संक्रामक बीमारियां होती हैं, इसलिए जो है ये दूर से ही नमस्ते करते हैं। पूरे दुनिया को ये लगता था कि कैसे लोग हैं, हम भारतीयों के बारे में पूरी दुनिया को ये लगता था कि ये कैसे लोग हैं जो अपनों को जला देते हैं। हमारे यहां दाह संस्कार में क्या होता है? जला दिया जाता है। कोरोना की जो आपदा है, इस आपदा में पूरी दुनिया को समझ में आया कि भारतीयों का जो धार्मिक दृष्टिकोण वो कितना विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अरे इस कोरोना क्राइसिस में क्या था? सबों को जला दिया जाता था। जो पारसी समुदाय में वो मीनार पे खुले में छोड़ देते हैं, उस पर भी बैन लगा दिया गया था। मुद्दे की बात क्या है कि हमारा धर्म और एक बार मैंने आप लोगों को तिलक और चंदन की भी परंपरा, या महिलाएं जो बिंदी यहां पे लगाती हैं, इसका भी मैंने बताया हुआ था। हमारे नर्वस सिस्टम का एक पिन पॉइंट है, यहीं पे बिंदी क्यों लगाते हैं, चंदन भी यहीं पे क्यों लगाते हैं। योगा भी करते हैं तो योगा में भी एक उंगली यहां पे ही रख करके वो किया जाता है, मानसिक सक्रियता वो करने के लिए। तो एनी बेसेंट क्या है भाई? एनी बेसेंट एक तार्किक स्वभाव की महिला रहती है। शुरू से ही भारतीय धर्म और दर्शन से इनका लगाव रहता है। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश जो भी कह लीजिए, एक पादरी से इनका विवाह होता है, एक क्लर्जीमैन से इनका विवाह होता है। परंतु भाई धर्म में बुराई किस धर्म में नहीं है, परंतु इनके तार्किक दृष्टिकोण और धर्म के अंधविश्वास के प्रति जो इनका नजरिया रहता है, इनका उनसे तलाक हो जाता है। एक संस्था थियोसॉफिकल सोसाइटी रहती है। मैडम ब्लावर्स्की और कर्नल एल्कॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन किया था। उस संस्था का जो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय होता है, जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर होता है, वो मद्रास में अडयार में रहता है। एनी बेसेंट 1888 में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती हैं। 1893 में 92-93 के लगभग में इनका भारत आगमन होता है। भारत में आती हैं तो भारत के सामाजिक सरोकारों से, सामाजिक मुद्दों से जुड़ती हैं। 1898 ईस्वी में बनारस में इन्होंने CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना करती हैं। 1907 ईस्वी में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट, अध्यक्ष बन जाती हैं। क्योंकि लगभग 1893 से ही भारत में है भाई, एक लंबा जमाना, एक लंबा दौर बीत चुका है भारत में। भारतीयों के मन मानस, मन मस्तिष्क से परिचित होती हैं। अब इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी होती है कि भारतीयों, भाई दादा भाई नौरोजी भी तो देख ही रहे थे, ब्रिटेन के संसद में ही बैठे थे, धन के निर्गमन को देख रहे
भारतीयों के खुले लूट को देख रही थी। कहां से रहती हैं? आयरलैंड से रहती हैं। आयरलैंड में भी एक आंदोलन चला था, आयरिश होम रूल मूवमेंट। होम रूल का मतलब क्या होता है? स्वशासन। होम मतलब घर का, मतलब स्व, रूल मतलब शासन। ये भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाना चाहती थी, जो क्या होता है? होम रूल लीग के गठन का कारण बनता है। चलिए भाई, तो यहां तक का मामला सही है। यहां तक का मामला जो है होम रूल लीग के गठन का जो कारण है, यहां तक का मामला सही है। फटाफट बताइए। चलिए जो है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। होम रूल लीग का गठन, होम रूल लीग का गठन असल में क्या रहता है? दो होम रूल लीग रहता है, दो होम रूल लीग रहता है। एक कौन सा है? एक तिलक जी के नेतृत्व में होम रूल लीग, और दूसरा जो है एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग। अब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछता है, ठीक है। तो आइए जो है, तिलक जी की जो होम रूल लीग है, ये इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना अप्रैल 1916 में हुआ। एनी बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ? कुछ महीने बाद हुआ, सितंबर 1916 में हुआ। ये ध्यान से सुनिएगा, पहले किसका हुआ था? पहले तिलक जी का हुआ था, बाद में किसका होम रूल लीग आया? एनी बेसेंट का होम रूल लीग आया, ठीक है। अब तिलक जी वाला कहां पर था? तो तिलक जी की जो होम रूल लीग थी, ये महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में किसे छोड़ के था? बंबई को छोड़कर था, अगला कहां था? अगला केंद्रीय प्रांत में था। आज जिसे मध्य प्रदेश कहते हैं, उस जमाने में वो सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था। आज जिसे आप मध्य प्रदेश कहते हैं, उस जमाने में मध्य का मतलब सेंट्रल होगा, तो सेंट्रल प्रोविंस या उसे केंद्रीय प्रांत। अगला जो है कर्नाटक में था और बरार में था। इनकी 6 शाखाएं रहती हैं। किन किन राज्यों में? महाराष्ट्र में बंबई को छोड़कर है, ये वाला भी प्रश्न पूछा गया है। केंद्रीय प्रांत या सेंट्रल प्रोविंस आज का मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है और बरार है। जहां पे तिलक जी की शाखाएं रहती हैं, तिलक जी का होम रूल लीग रहता है, उसे छोड़कर शेष भारत में किसका रहता है? एनी बेसेंट का रहता है। इसे छोड़कर शेष भारत में एनी बेसेंट की शाखाएं थी, एनी बेसेंट की शाखाएं थी। चलिए भाई, इनका बंबई में नहीं है, बंबई में इनका रहता है, ठीक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बरार जो है, इसे छोड़कर शेष भारत में एनी बेसेंट का रहता है। अब बच्चों, मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि ज्यादा शाखाएं किसकी हैं? एनी बेसेंट के होम रूल लीग की हैं, सही है। एनी बेसेंट के होम रूल लीग में ज्यादा शाखाएं हैं, बड़ा संगठन है, तो कई लोगों का योगदान रहता है। जॉर्ज अरुंडेल जो रहते हैं, जॉर्ज अरुंडेल जो हैं, ये भी पूछा गया है। अरुंडेल जो हैं, ये क्या रहते हैं? इस होम रूल लीग के सचिव रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी रहते हैं। और सर सुब्रमण्यम अय्यर जो रहते हैं, सर सुब्रमण्यम अय्यर जो रहते हैं, वो क्या रहते हैं? वो फाउंडिंग प्रेसिडेंट रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। सुब्रमण्यम अय्यर पहले भारतीय रहते हैं। सुब्रमण्यम अय्यर को कान खोल के सुनिएगा। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता था, दक्षिण भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था। जुडिशियल प्रोफेशन से रहते हैं। पहले ऐसे भारतीय रहते हैं जो मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं। तो शायद आप लोग नाम सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, बट बड़े ही कह सकते हैं कि एक प्रोफाउंड पर्सनालिटी रहते हैं। तो जॉर्ज अरुंडेल एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव हैं। सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं, वो फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। चलिए, अब यहां तक का मुझे मामला बताइए, यहां तक का मामला सही है या कहीं पे कोई डाउट है? यहां तक का मामला सही है या कहीं पे कोई डाउट है?
आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि होम रूल आंदोलन जो है 1916 में गठन हो गया। अब 1916 से आंदोलन की शुरुआत हो गई, होम रूल आंदोलन। इसके कार्यक्रम कौन से हैं, ठीक है। होम रूल आंदोलन के कार्यक्रम प्रोग्राम्स ऑफ होम रूल मूवमेंट। किसी भी आंदोलन के अपने कार्यक्रम होते हैं। जैसे स्वदेशी आंदोलन का कार्यक्रम क्या है, बहिष्कार है। बंग भंग जो आंदोलन है बहिष्कार है। HRL का मतलब होम रूल लीग है। आपसे 100 बार मैंने कहा कि आप लोग जो है भांग खा के तो नहीं आए हुए हैं ना। 1816 नहीं 1916 लिखना है। 1916 में लाला लाजपत राय जिंदा रहते हैं। 1928 में जो है जो पुलिस लाठी प्रहार साइमन कमीशन के विरोध में होता है, उनकी मृत्यु होती है, ठीक है। आप लोगों से मैंने कई बार बोला ना कि आप लोग आपस में बातचीत मत किया कीजिए, लेकिन लाइलाज बीमारी है, ठीक है। तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं उसका इलाज नहीं है, इलाज नहीं है तो चलते रहिए, आप लोग अपना जो है प्रोग्राम चलाते रहिए। हर आंदोलन का अपना एक कार्यक्रम होता है। जैसे हम लोग का क्लास चल रहा है तो इसका भी अपना प्रोग्राम है। जो बच्चे ऑप्शनल बैच में हैं, मंडे टू फ्राइडे जो क्लास का प्रोग्राम होता है केवल मंडे टू फ्राइडे होता है। आप लोग जीएस बैच के हैं तो आपका मंडे टू सैटरडे होता है। हम लोग का प्रोग्राम है 2 घंटे की क्लासेस रखी जाती है। तो हर आंदोलन के अपने कार्यक्रम होते हैं। जैसे स्वदेश बंग भंग आंदोलन का मैंने कहा कि बहिष्कार है, स्वदेशी है। जो न्यू एलिमेंट मैंने बताया था वही इनके प्रोग्राम रहते हैं। तो होम रूल आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, जो आंदोलन को आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को सुनिश्चित करना है, उसका प्रोग्राम क्या है, ठीक है। तो आइए होम रूल आंदोलन का कार्यक्रम जो है तो क्या है, विविध समाचार पत्रों के माध्यम से, विविध समाचार पत्रों के माध्यम से आंदोलन के उद्देश्यों का प्रचार प्रसार करना। तिलक जी का क्या है, तिलक जी का मराठा और केसरी समाचार पत्र रहता है। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ रहता है। इन सारे समाचार पत्रों के माध्यम से आप भी पढ़ते होंगे भाई, जो भी समाचार पत्र पढ़ते हैं, द हिंदू आप लोगों में बहुत लोकप्रिय है, या कोई भी दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आप लोग हिंदी मीडियम वाले शायद पढ़ते होंगे। तो वहां पे एडिटोरियल का सेक्शन आता है। एडिटोरियल के सेक्शन में जो भी समसामयिक मुद्दे रहते हैं उस पर जो वरिष्ठ पत्रकार होते हैं वो अपना दृष्टिकोण रखते हैं, और एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से जनजागरण किया जाता है। उस जमाने में सारे लगभग प्रतिष्ठित नेताओं का अपना अपना समाचार पत्र हुआ करता था। वैसे ही तिलक जी और एनी बेसेंट भी हैं। तो कार्यक्रम प्रोग्राम क्या है, अभी मैंने जैसे बताया कोचिंग का कार्यक्रम जो है मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेज होती हैं, मंडे टू फ्राइडे ऑप्शनल की क्लासेज होती हैं, 2 घंटे की क्लासेज होती हैं, वगैरह वगैरह। तो इनका भी कार्यक्रम क्या है कि जो हमारा आंदोलन है उसके उद्देश्य जनता तक कैसे पहुंचेगा, तो अपने समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंचाना है। अगला क्या है भाई, तो अगला जो है जन संगोष्ठियों और जनसभाओं का आयोजन करना और लोगों में राजनैतिक जन जागरूकता का प्रचार प्रसार करना। अगला कार्यक्रम क्या रहता है, विभिन्न पंपलेट या उसे हैंडआउट्स भी कहते हैं, हैंडआउट्स का वितरण और आंदोलन का प्रचार प्रसार। अगला क्या कार्यक्रम रहता है, तो विभिन्न या विविध शहरों, कस्बों और गांवों में पुस्तकालयों की स्थापना, सेटिंग अप लाइब्रेरीज इन द वेरियस सिटीज, सबर्बन एरियाज एंड द रूरल एरियाज। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग अप दीज लाइब्रेरीज। इन पुस्तकालयों की स्थापना का क्या उद्देश्य था। आज आप लोग के भी शहर में लाइब्रेरी का कल्चर तो बहुत सारे शहरों में, दिल्ली में तो बच्चों का एक हैबिट ही है। हम लोगों के जमाने में लाइब्रेरीज नहीं हुआ करती थी। हम लोग के जमाने में जो है पॉकेट में मोबाइल फोन में इंटरनेट नहीं हुआ करता था। आजकल तो एक फैशन है भाई, लड़के लड़कियां सब जो है रात में पढ़ाई करते हैं। और मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, छोटे छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ। इलाहाबाद है, पटना है, इंदौर है, भोपाल है, बनारस है, ग्वालियर है, लखनऊ है, इन सारे शहरों में भी लाइब्रेरीज का कल्चर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है आज से 100 साल पहले भाई जब साक्षरता का दर इतना कम था, अभी मैं कह रहा हूँ 17 साल पहले हम लोग के समय में जो लाइब्रेरी का फैशन दिल्ली में भी नहीं था, इक्का दुक्का कहीं मिलता था।
जमाने में इन्होंने क्या किया, विभिन्न देश के विभिन्न शहरों में लाइब्रेरी की स्थापना किया। और लाइब्रेरी में कौन सी पुस्तकों को रखा गया? लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय होता है बेटा, ठीक है। तो लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय होता है, ठीक है, जहां पे पुस्तकें रखी जाती हैं। तो इन लाइब्रेरी में कौन सी पुस्तकें रखी जाती थी? जो राष्ट्रीय नायक हैं, ऐसे चरित्र की कहानियां रखी जाती थी जो शोषण से निरंतर संघर्षशील रहे, ठीक है। चलिए, तो विभिन्न पुस्तकालयों की स्थापना और वहां पर राष्ट्रीय चरित्र के, ऐड कर लीजिएगा, वहां पर राष्ट्रीय चरित्र के नायकों की पुस्तकों को रखना तथा आम जनमानस को प्रेरित करना। अगला क्या है भाई? अगला जो कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम के उद्देश्यों में क्या रहता है? छात्रों के लिए राजनीति पर कक्षाओं का आयोजन करना। एक जनजागरूकता लाना था। जनजागरूकता का मतलब क्या है? दंकल की होली जलाना यारों, देश अपना बचाना है। अंग्रेजी शासन के जो छात्रों के सामने जो कक्षाएं जो अरेंज की जाती थी पॉलिटिक्स पे, वो उसका उद्देश्य क्या था कि छात्रों के वास्तविक रूप से उनके अंदर जनजागरूकता लाना। पेप्सी कोला का फैशन था भाई, पेप्सी कोला का फैशन, एक आदत पढ़ाया गया जो है कि क्या थम्स अप पियो और न जाने क्या हो जाओ। सब 50 पैसे का, 1 रुपए का जो सॉफ्ट ड्रिंक है, ये हम लोगों के बचपन भी 10 रुपए 12 रुपए का मिलता था। मैं 96 97 की बात कर रहा हूं, उसमें थोड़ा बड़ा बोतल आता था। उस जमाने में भी ये 10 12 रुपए का मिलता था। आज थोड़ा सा छोटा बोतल कर दिया, आज भी 10 12 रुपए का छोटा वाला मिलता है। तो इनके कमाई का क्या है? इनके कमाई का जरिया ही होता था कि अरे भाई, ये पश्चिमी कंपनियां भारत में एक हैबिट डेवलप करना चाहती थी। तो छात्रों को अंग्रेजों के वास्तविक चरित्र को समझाना, इसलिए क्लासेस ऑर्गेनाइज किया जाता था। अभी जैसे कह दिया जाए भाई कि कल आप लोग अधिकारी बन जाएंगे, कल आप लोग बताइए जरा मुझे, एक प्रश्न आप लोगों से, कल आप लोग अधिकारी अगर आईएएस बनेंगे, सरकार एक कार देगी, मैं एक ऑप्शन आपको कह रहा हूं कि एक कार आप अपना खरीदिएगा। अपना वाला कार खरीदेंगे तो कौन सा कार खरीदेंगे? अभी देखिए, मैं टेस्ट करके बता देता हूं कि आप लोगों में कितनी जागरूकता है। कल सिलेक्शन के बाद आप लोग अपनी कार खरीदेंगे तो कौन सी ब्रांड खरीदेंगे? हुंडई की लेंगे, किया की लेंगे, मर्सिडीज लेंगे, महिंद्रा की लेंगे, टाटा लेंगे, थार खरीदेंगे भाई। तो कहने का अर्थ क्या है ना कि मुद्दा वही है, कि अगर आप लोगों को इन जो विदेशी ब्रांड को इतना लोकप्रिय बनाया गया, एडिडास का जूता आप लोग, एडिडास है या और भी जो फॉरेन ब्रांड है, रिबॉक है या और भी, ये सब आप लोग भी पहनते होंगे। इसे किसने इतना लोकप्रिय बनाया? उनके देश के लोगों ने, पश्चिमी देश के लोगों ने उसका इतना महिमा मंडन किया ना, दूसरे देश के भी लोगों को समझ में आने लगा। कहने का मुद्दा यह है कि अगर कोई ऐसा क्लास ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें आपको बता दिया जाए भाई कि आप भारत है, तो भारतीयों के प्रति जो है, आप भारतीय है तो भारत के प्रति समर्पित रहिए। अपना अगर आपको 15-20 लाख रुपए एक कार पे खर्च करना है तो क्यों फॉरेन ब्रांड पे जाएंगे? टाटा और महिंद्रा भी अच्छा कर रहे हैं। अरे आप भी पेपर में पढ़े होंगे कि जब महिंद्रा की स्कॉर्पियो की नई मॉडल आई, 10 लाख करोड़ की बुकिंग हुई तो पाकिस्तान की जली। पूरे विश्व के सामने ये था कि भाई मात्र 1 या 2 दिन में इतना ज्यादा बुकिंग जो है, कई लाख करोड़ की बुकिंग होना, ये भारत की एक आर्थिक महाशक्ति की पहचान था। ये सारे ब्रांड तो भारत में भी मशहूर हो रहे हैं। टाटा की सफारी, टाटा की बहुत सारी, नेक्सॉन है, पंच है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर फॉरेन ब्रांड को कॉम्पिटिट, महिंद्रा की शायद थार आती है जिसको आप लोग कह रहे हैं, एक्सयूवी 700 300। मुद्दे की बात बच्चों ये है कि आपके अंदर भी जनजागरूकता होना चाहिए कि अगर 15 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं, 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो कोई विदेशी कंपनी को मत दे दीजिए, उठा करके पैसा वो लेकर अपने देश में जाए। अगर उनसे मिलता जुलता लोकप्रिय ब्रांड हमारे देश का भी अपना ब्रांड है, क्यों ना तवज्जो उसको दिया जाए। तो इनका कार्यक्रम क्या था? इनका कार्यक्रम छात्रों पर राजनीति की कक्षाओं का आयोजन करना और कुछ वैसी ही जनजागरूकता का संचार करना कि अंग्रेजों का वास्तविक चरित्र, शासन का वास्तविक चरित्र क्या है। युवा ही देश के भविष्य होते हैं, इससे लोगों में जनजागरूकता आएगी। तो ये क्या है? ये आंदोलन का कार्यक्रम है। अब हम लोग आते हैं होम रूल आंदोलन की उपलब्धियां। होम रूल आंदोलन या लीग की उपलब्धियां क्या था? व्हाट वेयर द अचीवमेंट्स और व्हाट वेयर द सिग्निफिकेंस ऑफ होम रूल लीग। ठीक है, तो आइए भाई, पहली उपलब्धि क्या है कि ये आंदोलन का, होम रूल लीग का ही परिणाम था, का ही योगदान था कि 1916 के आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी, गरमपंथी और मुस्लिम लीग एक हो गए।
एक हो गए। सबसे बड़ा योगदान क्या है भाई, जो कहा जाता है ना कि आहिस्ता चल ऐ जिंदगी, जाने दीजिए, सिर्फ सारी नहीं। जीवन का फलसफा क्या है भाई, जिंदगी का फलसफा ये है, आप आईएएस बन गए तो आईएएस बनने के बाद जरूरी नहीं है कि आप जिंदगी की दौड़ में भी सफल हो गए। आईएएस बनने के बाद अगर एक इंसान आप बन गए ना, तब समझा जाएगा कि आप जिंदगी की दौड़ में सफल हो गए। मुद्दे की बात क्या है भाई, मुद्दे की बात यह है कि होम रूल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तोड़ना देखिए आसान होता है, तोड़ना एक बार महात्मा बुद्ध ने भी कहा था ना, मारने वाले से ज्यादा महान जो है बचाने वाला होता है। बिखरे हुए को जोड़ देना ना, ये भी एक कला होती है। अकबर को महान कहा जाता है, औरंगजेब के प्रति ईर्ष्या किया जाता है, क्यों? दोनों के अंदर एक कला थी। अकबर को अपने दुश्मनों को मित्र बनाना आता था, औरंगजेब के पास एक अद्भुत कला थी, औरंगजेब के पास एक अद्भुत कला थी अपने मित्रों को दुश्मन बना देना। अकबर के पास कला थी कि अपने दुश्मनों को अपना मित्र बनाना, औरंगजेब के पास कला थी अपने मित्र को अपना दुश्मन बनाना। ऐसी ही कला नेपोलियन के पास भी थी। औरंगजेब वाली जो कला थी, औरंगजेब और नेपोलियन को किसी और ने नहीं, औरंगजेब और नेपोलियन को उसके गुरूर ने मारा था। जैसे रावण को उसके गुरूर ने मारा था, वैसे औरंगजेब और नेपोलियन को उसके गुरूर ने मारा था। तो कहने का मतलब क्या है भाई कि जो जोड़ने वाला है ना, जुड़ने वाले को हमेशा जो है याद किया जाता है। उपलब्धि इनकी क्या है, जो नरमपंथी और गर्मपंथी अपने अपने रास्ते बढ़ गए थे 1907 में, उन्हें फिर से इन्होंने क्या किया, उन्हें फिर से इन्होंने ला करके एक किया। और उन्हें ही एक नहीं किया, साथ ही साथ मुस्लिम लीग को भी, मुस्लिम लीग को अंग्रेज कैसे यूज कर रहे थे, अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति के तहत यूज कर रहे थे। तो सबको लाकर के इन्होंने क्या किया, सबको लाकर के इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया और सफल भी रहे। एजेंसी का लखनऊ जो सेशन है, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किया था। अगली उपलब्धि क्या है भाई, अगली उपलब्धि 1917 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा होम रूल लीग के दबाव की राजनीति का ही परिणाम था, दबाव की राजनीति का ही परिणाम था। मीडिया के बारे में आप सुने होंगे, मीडिया को प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। दबाव, जो प्रेशर पॉलिटिक्स होता है ना, प्रेशर पॉलिटिक्स भी एक कह सकते हैं सॉफ्ट पॉलिटिक्स, सॉफ्ट डिप्लोमेसी से कहा जाता है। तो जो निरंतर दबाव की राजनीति होती है, उसमें क्या होता है, गांधी जी की भी ये थी, दबाव समझौता बनाम दबाव की राजनीति। तो होम रूल लीग और होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चल रहा था, अंग्रेजों को भारतीयों का समर्थन चाहिए था, लगातार ये प्रेशर सरकार पे, ब्रिटिश सरकार पे बनाए हुए हैं। परिणाम क्या होता है, परिणाम जो है मॉन्टेग्यू सुधारों की घोषणा होती है। अगला आते हैं भाई, अगला क्या महत्व है, अगला महत्व है आम जनमानस में अंग्रेजों के वास्तविक चरित्र को उजागर करके ब्रिटिश शासन के विरोध में राजनैतिक जनजागरूकता करना। They inspired the political awareness against the tyrannical British rule by making the political awareness among the common Indian masses. जो पंपलेट बांट रहे हैं, जो समाचार पत्रों में अपने व्यू दे रहे हैं, जो राजनीतिक कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं, जो लाइब्रेरियों की स्थापना कर रहे हैं, उन सबके माध्यम से इन्होंने क्या किया, भारतीय जनमानस को जागरूक किया। अगली उपलब्धि क्या है भाई, तो अगली उपलब्धि जो है, अगली उपलब्धि इनकी क्या है, तो इन्होंने बड़े पैमाने पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भविष्य के आंदोलन के लिए प्रशिक्षित करके तैयार किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू होम रूल आंदोलन से जुड़ते हैं, एक युवा नेता रहते हैं, राजनीति की बारीकियों का प्रशिक्षण लेते हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में रहते हैं, और आगे चल करके नेहरू का एक युग ही पढ़ना है आपको। पोस्ट इंडिपेंडेंट में देश के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। तो जो बड़े पैमाने पर
पॉलिटिकल अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे थे, राजनीतिक जन जागरूकता का कार्यक्रम चल रहा था। हर जगह तिलक जी और बेसन जी थोड़ी जा रहे थे भाई, कौन जा रहा था? ये राजनीतिक कार्यकर्ता जा रहे थे। जाने से पहले उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। ठीक है, अगली उपलब्धि क्या थी भाई? तो अगली जो उपलब्धि है, नरमपंथी चरण से, सॉरी, गरमपंथी चरण से राष्ट्रीय आंदोलन की मशाल लेकर इसे गांधी जी को सौंप दिया। मींस की क्या करते हैं, द्वितीय चरण का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसे लेकर के अब क्या करते हैं, ये भी एक उपलब्धि है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर। अरे कौन सा दौर था भाई? अंग्रेजों के दमन का दौर था। चुन कर क्या किए थे? सप्रेशन किए थे, दमन किए थे। ऐसे प्रतिकूल माहौल में जीरो से लेकर के, फर्स्ट से लेकर के फिर से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाना कोई मजाक थोड़ी है। 1917 में ही गांधी जी आ जाते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में। गरमपंथी चरण से जो राष्ट्रीय आंदोलन की मसाल है इसे किसे दे दिया? गांधी जी को सौंप दिया। अर्थात होम रूल लीग गरमपंथी चरण और गांधीवादी युग के मध्य एक सेतु की भूमिका में, सेतु मतलब ब्रिज कहते हैं, ब्रिज, एक सेतु की भूमिका में महत्वपूर्ण रहा। चलिए भाई, तो क्या है, ये इनकी उपलब्धियां हैं। अब अंतिम मुद्दे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि पतन कैसे हो गया, होम रूल आंदोलन का पतन कैसे हो गया। तो पतन का मॉन्टेग्यू घोषणा के पश्चात, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसे कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है 1917, यही 1919 के अधिनियम का आधार बना। ये सब मैंने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रिटिश इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे। मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के एक्ट को कहा जाता है। मार्ले जो है भारत सचिव थे, लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे। 1858 के एक्ट को आपने देखा था भाई ना, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया। भारत के मामलों के लिए भारत सचिव नाम का एक पद लाया गया। मॉन्टेग्यू भारत सचिव है जो भारत के मामले के लिए ब्रिटेन की संसद में जिम्मेदार थे, और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय रहते हैं 1916 से 1921 ईस्वी। तो मॉन्टेग्यू घोषणा या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा के पश्चात नरमपंथी नेता शिथिल या संतुष्ट हो गए और आंदोलन का पतन हो गया। अगला पतन का कारण क्या था? आंदोलन नेतृत्वविहीन हो गया। The movement becomes the leaderless movement. The home rule movement proves the leaderless movement. कैसे नेतृत्वविहीन हो गया? जो आंदोलन के खेवनहार थे वो कहां चले गए भाई? ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। तिलक जी वैलेंटाइन सिरोल, ये कई बार प्रश्न पूछा गया। वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक का क्या नाम था? इंडियाज अनरेस्ट। तिलक जी वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में ब्रिटेन चले गए। भारत में आंदोलन नेतृत्वविहीन हो गया। एनी बेसेंट को क्या किया गया? एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया। 1917 में इनको जब रिलीज किया गया, छोड़ा गया, एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया तथा जेल से आने के पश्चात वे भी मॉन्टेग्यू सुधारों की समर्थक हो गए। तो तीन कारण मिल गया भाई। पहला, नरमपंथी, अब इनका जोश जो है बहुत जल्दी संतुष्ट होते थे, मॉन्टेग्यू सुधारों से संतुष्ट थे। तिलक जी केस के मुकाबले मानहानि केस के मामले में कहां चले गए? ब्रिटेन चले गए। आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। एनी बेसेंट को जेल भेज दिया गया। जेल में जब आंदोलन नेतृत्वहीन है, जेल से छूट करके आई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की। अगला क्या है? अगला जो है गांधी जी वर्ष 1917 में भारत के राजनीतिक फलक पर
राजनैतिक फलक पर आगमन हो चुका था तथा गांधीवादी युग में राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र गांधी जी हो गए और आंदोलन का तो ये क्या है भाई, होम रूल आंदोलन से रिलेटेड सारा पहलू है वो हो गया। यही पे टॉपिक समाप्त हो गया। कहीं पे कुछ डाउट है या कहीं पे कुछ शंका समाधान है तो आप फटाफट पूछ सकते हैं आज की क्लास। फटाफट कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, आप लोग का लगातार अभिवादन आता रहता है। Is there any doubt from today class? Not, then we are going to conclude the session. Let's meet on Monday. If you are having any doubt, then you can. सही है भाई, मामला सही दिख रहा है। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की क्लास यहीं तक। कल रविवार है। Happy Sunday to all of you. Let's meet on Monday on the same timing on the same platform.